दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। आपको उसके इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बताने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे कंपटीशन एग्जाम की बात करें जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसमें इन नोट्सों से बाहर वो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सभी एग्जाम लगते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। एनसीईआरटी में से वो क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, तो रेलवे में साइंस में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो। ठीक है फ्रेंड, तो यह चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले है अम्ल। अम्ल यानी एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये अपने जली विलयन में H+ आयन देते हैं। और एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। मतलब एसिड का अर्थ खट्टा होता है, मतलब ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब प्रबल अम्ल की बात करें तो कौन कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये तीन अम्ल अम्ल है जो प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल। दुर्बल अम्ल CH3COOH लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। और सांद्र अम्ल की परिभाषा क्या है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल क्या है? इसमें अम्ल अल्प मात्रा में मतलब थोड़ी मात्रा में होता है और जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे दुर्बल अम्ल या तनु अम्ल कहते हैं। अब इसके बाद है क्षार यानी बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और इन जली विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। और प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH, KOH और CaOH2 होता है। दुर्बल क्षार की बात करें तो NH4OH, यह दुर्बल क्षार होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्षार एल्किल एल्कली जल में घुलने से क्षार को क्षार कहते हैं। और क्षारक NaOH, KOH और MgOH2, ये क्षार प्रबल क्षार है। और लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। और उदाहरण है इसके लवण के NaCl, मतलब इसमें Na और Cl लवण है, मतलब सोडियम का और क्लोरीन का ही लवण है। तो यह लवणों का यह उदासीन, लवण हमेशा उदासीन रहता है। और KCl पोटेशियम क्लोराइड ये भी लवण है। सूचक की बात करें तो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ये सूचक होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूचक के प्रकार। सूचक के 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक सूचक, और सेकंड है कृत्रिम सूचक, और थर्ड है गंधीय सूचक। सूचक वो होते हैं जिससे अम्ल या क्षार का पता चलता है कि ये कौन सा अम्ल है या ये क्षार है या लवण है, इनका पता चलता है इनसे। अब प्राकृतिक सूचक है, ये पौधों में पाए जाते हैं। ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी, इनके एग्जाम्पल लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजेनिया के फूल और हल्दी, ये है प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक की बात करिए, रासायनिक पदार्थ होते हैं, मतलब इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है मेथिल, ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। और फिर थर्ड है गंधीय सूचक, मतलब ये इनकी गंध होती है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसलिए ये गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज और लौंग का तेल। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। सूचक, इनको देखते हैं कि इनमें क्या परिवर्तन होगा। अगर इनको अम्ल के साथ होगा तो क्या परिवर्तन होगा, और क्षार के साथ हो गया तो क्या होगा। जैसे लिटमस को देखते हैं तो यह अम्ल के साथ रहता है ना, अम्ल में इसको प्रयोग करते हैं तो ये लाल हो जाता है, नीला। और ये प्राकृतिक रूप से बैंगनी कलर का लिटमस प्राकृतिक रूप से बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी या नीला कलर का होता है, जिसको अगर अम्ल के साथ प्रयोग करते हैं तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, और जब इसको रंग गंधे परिवर्तन क्षार के साथ प्रयोग करते हैं तो ये नीला हो जाता है। अब ये लिटमस है, ये तो है ना। फिर आ गया लाल पत्ता गोभी का रस। अगर इसको अम्ल के साथ प्रयोग करते हैं तो ये भी लाल हो जाता है, और इस क्षार के साथ प्रयोग करते हैं तो यह हरा हो जाता है। और अब फिर है हल्दी। अगर इसको अम्ल के साथ प्रयोग करते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जब इसको क्षार के साथ प्रयोग करते हैं तो ये लाल हो जाता है। फिर आगे हाइड्रोजनिया की फूल है ना, तो इसको प्रयोग करेंगे अम्ल के साथ तो ये नीला हो जाता है, और यह क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। फिर फिनोप्थेलिन, यह रंगीन रहता है। फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ और क्षार के साथ यह गुलाबी हो जाता है। और फिर हम ये कृत्रिम सूचक आ गए, अब आ गया ना। तो ये कृत्रिम सूचक है फिनोप्थेलिन, ये कृत्रिम सूचक मतलब बनाए गए। और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, यह अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ यह पीला रहता है। ठीक है, अब फिर आगे गंधीय सूचक। प्याज का रस को जैसे गंध रहती है, यह तीक्ष्ण गंध देता है अम्ल के साथ, और क्षार के साथ यह कोई गंध नहीं देता है। और फिर आ गया वेनिला यह समान गंध रहती है, जैसे वेनिला गंध रहती है वैसे रहती है, और क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता है। लौंग का तेल, यह क्षार के साथ समान गंध रहती है जैसी है वे, और अगर इसको क्षार में प्रयोग करेंगे तो यह अपना गंध खो देता है, मतलब कोई गंध नहीं रहती है। अब अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण धातु की अभिक्रिया के साथ, जैसे अम्ल और क्षार रहते हैं उनको धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या परिवर्तन होता है या क्या बनता है। जैसे अम्ल है, यह HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको धातु Zn जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह H से Cl को H को हटा देता है और खुद Cl के साथ जुड़ जाता है और जिंक क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। ठीक है,
हाइड्रोजन को मुक्त कर दे। अब क्षार के साथ क्षार प्लस धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। जैसे NaOH प्लस ZN जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो Na2ZNO2 बन जाता है और हाइड्रोजन मुक्त कर दे सोडियम जिंकेट बन जाता है और उसको मुक्त कर देता है। अब आता है पोप टेस्ट, ये टेस्ट है उसका करने का। तो ठीक, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखंड के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब इस किसी लवण में हाइड्रोजन है या नहीं उसकी उपस्थिति जांच करने के लिए पोप टेस्ट किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखंडली, मतलब हाइड्रोजन गैस से जो जल रही है उसके पास अगर प्रखंडली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन पर लाते हैं तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ और यह क्षार के साथ, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस जल बनता है और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब यह आगे चूने के पानी का टेस्ट है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अगर चूने कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, यहाँ पे लवण अम्ल और धातु कार्बन अभिक्रिया कहते हैं तो यहाँ पे लवण और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अगर इसकी अभिक्रिया ये उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड इसको चूने के पानी में प्रभावित करते हैं ना, जैसे सोडियम ये कार्बोनेट बन रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसमें पानी में प्रभावित करते हैं तो यह इसका रंग दूधिया हो जाता है, दूध के जैसे रंग का। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जब CO2 गैस से करते हैं तो इसका रंग कैल्शियम ऑक्साइड का सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद ऑक्साइड दूध के जैसा और जल बन जाता है। अधिक मात्रा CO2 प्रभावित करने पर, अब अगर उसमें अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं तो यह रंगीन हो जाता है और जल में घुलनशील रहता है। ठीक है, और फिर अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक है फ्रेंड, और उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव प्राप्त समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण जैसे NaOH प्लस HCl तो NaCl प्लस H2O बनता है। जैसे प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसका लवण अम्लीय लवण होगा और साथ में जल बनेगा, और दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण बनेगा और वह साथ में जल भी बनेगा। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया है तो उदासीन लवण बनेगा, मतलब उसका टेस्ट कोई सा भी नहीं रहेगा, ना ही अम्लीय रहेगा और ना ही क्षारीय रहेगा और साथ में जल बनेगा। दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी उदासीन लवण बनता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया हो गई अम्लों की साथ में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। अब यह अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो लवण प्लस जल बनता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की 2HCl के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं कॉपर क्लोराइड प्लस जल बनता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है और इसमें कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब धातु ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अब धातु ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया तो लवण प्लस जल बनता है। जैसे CO2 यह धातु ऑक्साइड हो गया प्लस क्षार हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसके अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 जल बनता है। धातु ऑक्साइड पर अम्लीय होती है तथा विद्युत प्रभावित करते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जल की उपस्थिति अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन प्लस H2 जल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है। और HCl और HO2 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल की अभिक्रिया कराते हैं H3O पॉजिटिव प्लस जल क्लोराइड साथ में अलग से निकल जाता है। और फिर जल की उपस्थिति में क्षारक H प्लस आयन देते हैं। ये आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर कि अम्ल अपने जलीय विलयन में OH ने क्षार अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे वो ऊपर वो दिखा रहा था, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब जल की उपस्थिति अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ OH आयन बन जाएगा। ठीक है, अब आगे है MgOH की H2 के Mg और 2OH निकल है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, क्या बताइए इसमें, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जल के साथ अम्लीय क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्लीय क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कि अगर अम्ल में जल को डालोगे तो अगर आप जल में डालते ही वो एक साथ उछल कर बाहर आ जाता है और उससे हीट जो जनरेट होती है उसे वो जो बर्तन में अम्ल भरा रहता है वो टूट सकता है और उससे आपको जल भी सकती है और आपको नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए यह तरीका रॉन्ग है, यह तरीका राइट है। जल में अम्लीय क्षार को डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके उसको हिलाते हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांद्र अम्ल में जल मिलाते समय उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रित आश्रित होकर बाहर आ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तथा आप जल सकते हो। साथ ही अत्यंत स्थायी ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि
अम्ल में जल को मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में? तो यह आपको बताना है कि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, यह आंसर रहेगा इसका। जल को अम्ल में डालने से क्या होगा? मिश्रित आश्रित होकर बाहर आ सकता है और स्थायी ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यह अभिक्रिया है, अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु के साथ अभिक्रिया और लवण प्लस जल ये बनता है साथ में, है ना। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल की अभिक्रिया है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया लवण प्लस CO2 प्लस जल की अभिक्रिया कराते हैं तो धातु कार्बन के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल बनता है क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब आगे देख लेते हैं। लवण प्लस H2 धातु के साथ और लवण प्लस जल अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने में बनता है क्षारक की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है और धातु कार्बन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्षारक की अम्ल के साथ लवण प्लस जल बनता है। अम्लों व क्षारों में समानताएं क्या होती है? अब अम्लों और क्षारों में समानताएं देख लेते हैं, या समानताएं क्या होता है। सभी अम्ल H प्लस अपने जलीय विलयन H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल क्षारक जल में मिलाया जाता है तो वे तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव प्रतिक्रिया आयतन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। अब क्षार या अम्ल की प्रबलता जात कैसे देखते हैं वो आपको बता रहा हूँ। अब किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्लीय क्षार की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है सार्वभौमिक सूचक, और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। और इस को क्या बोलते हैं अपन? इसको pH स्केल बोलते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक pH स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P का मतलब पुरुषांश, जो पोटेंज जो एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति, अगर, है ना। और तो pH अगर 7 के बराबर है तो वह विलयन उदासीन रहता है। pH 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय रहता है और pH 7 से अधिक है तो वह क्षारीय रहता है। अब pH स्केल पर नंबर देख लेते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर रहता है। pH स्केल पर 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में काम लिए जाते हैं। 1 से 14 तक नहीं, 1 से 0 से 14 तक यह नंबर उपयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि pH स्केल पर नंबर कहाँ से कहाँ तक रहते हैं। तो वहाँ पर 1 से लेकर अधिकतर स्टूडेंट 1 से लेकर 14 आंसर करके आते हैं, लेकिन ये गलत रहता है। 0 से लेकर 14 आंसर राइट रहता है इसका। तो आपको इसका बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल, अगर अपन 0 से 7 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उधर दुर्बल अम्ल होता जाएगा। इसमें अब 7 इधर है और 0 इधर है। मतलब प्रबल अम्ल, जैसे प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है HCl H2SO4 HNO3 प्रबल अम्ल है। इधर इनका मान ये 0 की तरफ किया है इसलिए इनका ये प्रबल अम्ल है, और ये 7 की तरफ किया है इसलिए इनका मान ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वैसे क्षार में इसका उल्टा रहता है, 7 की तरफ आते हैं, 7 की तरफ रहते हैं तो इसका मान है मतलब दुर्बल अम्ल रहते हैं 7 की तरफ, और अगर 14 की तरफ जाते हैं बढ़ते हुए तो इसका मान प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की तरफ अपन बढ़ते जाते हैं, और अगर 7 की तरफ आते हैं तो दुर्बल क्षार की तरफ रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पर अगर इधर बढ़ेंगे अपन तो इधर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है, और अगर 14 की तरफ बढ़ेंगे तो इधर क्षारीय प्रकृति बढ़ती हुई है। और H प्लस आयन की इधर साइन सांद्रता में वृद्धि होती है, 0 की तरफ बढ़ते हैं तो, और 14 की तरफ बढ़ते हैं तो इस सांद्रता में कमी रहती है। अब आगे है दैनिक जीवन में pH का महत्व। अब दैनिक जीवन pH का क्या महत्व? पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा जल के pH की मान 5 वर्षा से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मिट्टी का pH अच्छी उपज के लिए पौधों के विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि pH स्थान मिट्टी की का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का pH, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्को मैग्नीशिया। pH परिवर्तन के कारण दंत है। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का प्रारंभ हो जाता है, दांतों का इनेमल। दंतवल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा का उदासीन किया जा सकता है। अब पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक के मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बोल में सोइक अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसके अलावा डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब है लवणों का pH। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार
की अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीन लवण बनता है और उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो अम्लीय लवण बनता है और उसका पीएच 7 से कम होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार की लवण बनता है और उसका पीएच 7 से अधिक होता है। अब साधारण नमक से रसायन, मतलब साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह साधारण नमक का रसायन है। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब है पष्टा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग और इसकी अभिक्रिया ये देख लेते हैं अपन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन लवण से जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोथार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह है 2NaCl + 2H2, यह अभिक्रिया इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो 2NaOH + Cl2 गैस + H2 गैस बनती है। एनोड पर Cl2 गैस बनती है और कैथोड पर H2 गैस बनती है। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। उपयोग H2 ईंधन मार्गरीन के रूप में, मतलब H2 का उपयोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता PVC और CFC के रूप में किया जाता है। HCl का उपयोग किया जाता है इस्पात की सफाई और औषधियों में। NaOH का उपयोग किया जाता है धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए। Cl2 + NaOH विरंजक चूर्ण है ये। इसका उपयोग घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। अब विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया, जब क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 की प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो बुझे हुए चूने CaOCl2 प्लस जल का निर्माण होता है। उपयोग विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र व लिनन के विरंजन के लिए, कागज फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में और पीने वाले जल के कीटाणुओं जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अभिक्रिया होती है NaCl + H2O + CO2 + Na3 की अभिक्रिया होती है तो NH4Cl + NaHCO3 बनता है। अमोनियम क्लोराइड + HCl बनता है जब NaCl + जल + कार्बन डाइऑक्साइड + Na3 की अभिक्रिया कराते हैं तो यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 इसको जब गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता हुआ है Na2CO3 + H2O + CO2 बनता है। ठीक है, अब इसके उपयोग जान लेते हैं खाने के सोडे के या बेकिंग सोडे के। तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। पावरोटी और केक बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यह एक एंटीसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसको आग से लगी आग को बुझाने में भी किया जाता है। अब आगे है धोने का सोडा। धोने के सोडे की अभिक्रिया देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। अब इसकी अभिक्रिया होती है Na2CO3 + 10H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 धोने का सोडा प्लस जल बनता है। इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जिप्सम को जब 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यहाँ जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। सफेद चूर्ण है, यह एक सफेद चूर्ण जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 हाफ H2O + H1 हाफ H2 मिलाने पर CaSO4 2H2O जिप्सम का निर्माण हो जाता है। जब इसमें जल मिलाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो ये वापस जिप्सम का रूप धारण कर लेता है। इसका उपयोग क्या है, उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटे हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। और क्रिस्टल का जल, लवण के एक सूत्र में इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है CuSO4 5H2O में क्रिस्टल के जल के अणु 5 अणु होते हैं और Na2CO3 10H2O क्रिस्टल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, और CaSO4 में 2H2O में क्रिस्टल के 2 अणु होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 और इसके मैंने वो सभी
टॉपिक इस चैप्टर में हमने 4 अमलाउंट के वो सारे टॉपिक थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं तभी वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट चैप्टर का आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।